है गाइस, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हमारी एटमॉस्फेयर के बारे में। हमारी एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं और कौन कौन सी लेयर पे हमारे कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं और उनको क्या नाम दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जो हमारी सबसे पहली लेयर है, जो ग्राउंड से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमें पहले सबसे पहली लेयर मिलती है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल हिंदी में। और इसकी हाइट होती है हमारी 8 किलोमीटर लगभग होती है हमारी पोल्स के ऊपर, 90 डिग्री पोल्स जो हमारे ध्रुव हैं। और ये इक्वेटर के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर ये हमारी होती है लगभग 16 किलोमीटर। बट क्या होता है, जो हमारे सोल्स्टाइस होते हैं, ठीक है, समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस, मतलब कि जब हमारा सूर्य, जब सन जो है बिल्कुल ट्रॉपिक्स के ऊपर होता है, ये हमारी जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इन पे हमारे पूरे डेजर्ट हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। तो डेजर्ट से हमारी हीट वेव्स सबसे ज़्यादा निकलती हैं। तो ये हमारी हीट वेव्स जो हैं वो एक्सपैंड कर देती हैं और एक्सपैंड कर देती हैं ऊपर तक हमारी एटमॉस्फेयर को। तो हमारे ट्रॉपिक्स पे इन 2 दिन पे 21 जून को और 22 दिसंबर को ट्रोपोस्फेयर की हाइट सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 18 किलोमीटर तक। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट हमारी ट्रोपोस्फेयर की है लगभग 18 किलोमीटर, जो हमारी इक्वेटर पे नहीं होती, ट्रॉपिक्स पे होती है। और और सबसे कम हाइट इसकी कहाँ पे होती है? पोल्स पे। ये हाइट देखिए, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर घटता रहता है। तो इसका कारण क्या है कि जो हमारे सन से आती हैं वो हमारे आती हैं शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स का मतलब क्या है? देखिए, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव, इसका मतलब क्या है? वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ जिसकी कम होगी वो होगी शॉर्ट वेव, जिसकी लंबी ज़्यादा वेव लेंथ है वो लॉन्ग वेव। मतलब कि ये देखिए, 1 सेकंड में एक वेव जो है ये इतना ट्रैवल कर पा रही है 1 सेकंड के अंदर, तो ये हो गई इतनी लंबाई, ये होगी लॉन्ग वेव। और अगर ऐसे कोई है इस तरह से, तो ये हो गई 1 सेकंड के अंदर ये इतनी सारी वेव्स बना पा रही है। ठीक है, तो पर ये जो है वेवलेंथ होती है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गई शॉर्ट वेव, ये हो गई लॉन्ग वेव। तो ये ज़्यादा ट्रैवल करेंगी, ये कम ट्रैवल करेंगी। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी सन से आती हैं वो शॉर्ट वेव्स आती हैं, ये हमारी लॉन्ग वेव्स आती हैं। और लॉन्ग वेव्स हमारी हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी हीट जनरेट करती हैं ये हमारी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती, इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है। और इसी को हम कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, तो टेम्परेचर हमारा ट्रोपोस्फेयर में किस तरह से घटता है? जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है बीच में एक छोटी सी लेयर आती है 1.5 किलोमीटर की, जहाँ पर हमारे हर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, इसके ऊपर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी लगभग जो है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा बढ़ता रहता है। इस लेयर में टेम्परेचर के बढ़ने का कारण क्या है? हमारे ग्रीन हाउस गैसेज, वो हमारी इस लेयर में प्रेजेंट होती हैं। नीचे वाली जो हमारी लेयर है इसमें ग्रीन हाउस गैसेज हमारी नहीं होती। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं? वाटर वेपर। ठीक है, देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज हमारी कौन कौन सी हैं? H2O, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NOx से मेंशन किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, ओजोन, O3, जो हमारी इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। एक चीज़ याद रखना कि हमारी सल्फर ऑक्साइड्स हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होगा, जो हमारी सनलाइट आती हैं वो एंटर कर जाती हैं जो हमारे ठंडे ठंडे प्रदेश होते हैं। वहाँ पर क्या किया जाता है कि ऐसे ग्लास का एक बनाया जाता है बहुत बड़ा सिस्टम, उसके अंदर खेती की जाती है। होता क्या है कि जो सूर्य से किरण सनलाइट आती है वो हमारे इनके अंदर एंटर कर जाती है, पर जो ये लॉन्ग वेव्स होती हैं ये हमारे इस ग्लास से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, इस ग्लास के अंदर हीट जनरेट हो जाती है। तो बाहर का टेम्परेचर कितना भी गिर जाए, अगर यहाँ पर सनलाइट आ रही है तो इसके अंदर हीट मेंटेन हो जाएगी और यहाँ पर पौधे उग जाएंगे, फल सब्जियाँ सब उग जाएंगी। तो ये होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब चलिए देखते हैं ओजोन लेयर के बारे में। अगर बात करें, हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर के बारे में डिटेल में, बट जनरली ये क्या होता है, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होती है हमारे 8 किलोमीटर से और ये जाती है हमारी लगभग 50 किलोमीटर तक। इसी के अंदर हमारे पार्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। और जितने भी हमारे कमर्शियल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस, इसलिए वो इस लेयर में फ्लाई करती हैं। और इसके अंदर हमारी एक पॉइजनस ओजोन देखिए, हमारी एक पॉइजनस गैस है, याद रखना। ठीक है, वो हमारी
इस लेयर में पाई जाती है। इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है हमारी 15 to 35 और यू कैन से जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है हमारी 20 to 35 किलोमीटर तक इसकी कंसंट्रेशन होती है। और इसके बाद देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी हाइट हमारी जाती है 50 किलोमीटर तक। उसके बाद एक लेयर आती है हमारी छोटी सी स्ट्रेटोपॉज। ओके, स्ट्रेटोपॉज के बाद आता है हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर हमारा होता है मध्यमंडल। मेसोस्फेयर में हमारे पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब जो पार्टिकल हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए ट्रोपोस्फेयर में क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं, डस्ट हैं, वो सब एक दूसरे के बिल्कुल आसपास हैं। उनकी दूरी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में पार्टिकल्स के बीच में दूरी और बढ़ जाती है, मेसोस्फेयर में जाके इनके बीच में दूरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हीट एक्सचेंज बहुत कम हो पाता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, इसलिए इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ठंड बिल्कुल बढ़ती जाती है और मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक इसमें चला जाता है। ये लेयर मेसोस्फेयर हमारी कहाँ से कहाँ तक 50 किलोमीटर से लगभग 80 किलोमीटर पर जाती है। ओके, चलिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने की है, जो शूटिंग स्टार्स हैं जिन्हें हम कहते हैं टूटते तारे, ठीक है, वो कुछ नहीं होते, हमारे बाहर से आए हुए उल्कापिंड होते हैं, मीटियोर्स। तो मीटियोर्स जो हैं जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ऊपर से, तो वो मेसोस्फेयर में आके जलने स्टार्ट हो जाते हैं और वो हमारे ट्रोपोस्फेयर तक आते आते ख़त्म हो जाते हैं, पूरे जल के राख हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारी आती है, ये हमारा पूरा है आयनोस्फीयर। ओके, आयनोस्फीयर क्या है, थर्मोस्फेयर के अंदर कंटेंट है। आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर अलग अलग नहीं है, ये चीज़ याद रखना। थर्मोस्फेयर हमारी मेसोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर है और थर्मोस्फेयर के अंदर ही हमारी एक लेयर है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर को हम अलग से वीडियो में डिटेल में देखेंगे, बट अभी आप देखिए सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कि इसके अंदर भी अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं हमारी। एक डी लेयर, E1, E2, F1 और G लेयर। ठीक है, तो डी लेयर हमारी क्या करती है, जो सबसे नीचे लेयर होती है ये हमारे रिफ्लेक्ट करती है लॉन्ग वेव्स को और रेडियो वेव्स को। मतलब कि जो आपका रेडियो FM रेडियो आप चलाते हैं उनकी वेव्स यहाँ से जाकर और वापस आती हैं पावर स्टेशन से, ट्रांसमीटर से, और यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है और फिर यहाँ से आपके FM रेडियो काम करते हैं। दूसरी चीज़, और ये अलाउ क्या करती हैं, जो यहाँ पर ये वाली आपकी जो लेयर है ये किन किन रेज़ को अलाउ करती है, मीडियम और शॉर्ट वेव को। ठीक है, तो मीडियम और शॉर्ट वेव जो हमारी सन से आ रही हैं ये उनको अलाउ करती है। बाकी जो सन से आ रही है या नीचे से भी आ रही हैं हमारी लॉन्ग वेव्स और रेडियो वेव्स, उनको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, चाहे वो ऊपर से आ रही हो चाहे नीचे से आ रही हो। इसीलिए हमारा इस लेयर से रेडियो वेव कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। उसके बाद देखिए आती है आपकी एक कर्मन लाइन। ठीक है, ये कर्मन लाइन जो है ये डिसाइड करी गई थी FAI, फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल। ये है एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय जो देती है आपको एस्ट्रोनॉट्स का बैज। मतलब कि 100 किलोमीटर तक आपने अगर फ्लाई कर लिया, ठीक है, अर्थ से जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको स्पेस में 100 किलोमीटर तक ऊपर फ्लाई करना होता है, उसके बाद ही उनको एस्ट्रोनॉट का टैग मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक याद रखने लायक लाइन है, कर्मन लाइन। इसके ऊपर हमारी FAI से डिसाइड की हुई स्पेस बाउंड्री चालू होती है। ठीक है, तो कर्मन लाइन इज द स्पेस लाइन। ओके, उसके बाद चलिए देखते हैं आगे। फिर E1 लेयर जो आती है, E1 एंड E2 लेयर, ये दोनों लेयर्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर्स E1 और E2 है, ये दोनों लेयर्स हमारी डे टाइम में क्या होता है, गैसेस की कंसंट्रेशन यहाँ पर एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, गैसेस की कंसंट्रेशन बिल्कुल फैल जाती है और रात के टाइम पे क्या होता है, ये बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। तो क्या होता है, ये हमारे रिफ्लेक्ट करती हैं मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में स्टडी करके जो 80 to 150 किलोमीटर जितनी भी ये हमारी लेयर्स मिलती हैं, तो इनके बारे में स्टडी किया था केनली और हेविसाइड ने। ये दोनों मेटेरोलॉजिस्ट थे, तो इसीलिए इस रीजन को हम केनली हेविसाइड लेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा 102, ठीक है, तो 90 किलोमीटर से 150 तक हमारा दिस इज कॉल्ड E रीजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा F1 और F2। तो F1 और F2 हमारा शॉर्ट वेव रेडिएशंस को हमारा रिफ्लेक्ट करता है। इस लेयर के बारे में हम अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी G लेयर, और G लेयर से हमारे में इसमें पाए जाते हैं हमारे फोटॉन्स। ठीक है, तो प्रोटॉन्स और जो भी हमारे लाइट पार्टिकल्स हैं फोटॉन्स, वो हमारे इस लेयर में चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो होता क्या है, देखिए जो हमारे सन की तरफ से हमारी गैसेस आ रही हैं, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो यहाँ पर
चार्ज पार्टिकल्स जनरेट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं किससे? देखिए जो हमारी एक्सेस ये जो लोअर एटमॉस्फेयर में हमारी एक्सेस एटमॉस्फेयर वो ऑक्सीजन होती है, वो हमारी कहाँ तक चली जाती है? यहाँ तक। तो इस लेयर में हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो ज़्यादा मिलती है, तो वो जब इंटरेक्ट करती है सन की एक्स रेज और गामा रे से, तो वो गामा रे जो है उसको ब्रेक कर देते हैं चार्ज पार्टिकल्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस वजह से इन पार्टिकल्स की वजह से हीट जनरेट होती है यहाँ पे, और इसी हीट की वजह से इसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से जनरेट होते हैं उनमें हीट पैदा होती है, और उसी हीट की वजह से इस पूरी लेयर को हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। ओके, तो इस थर्मोस्फेयर के में टॉप लेयर पे हमारे इसमें इंटरेक्ट करती हैं हमारी गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है। और इसी लेयर में हमारा यहाँ पर टॉप मोस्ट पे जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे एब्रप्टली इंक्रीज करने लगता है, बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लगभग 640 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि गैसेज आयंस जो हैं वो हमारे बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद, अच्छा जो हमारी लेयर है ये थर्मोस्फेयर, इसकी हाइट कहाँ तक जाती है? 640 किलोमीटर, मतलब अर्थ की सरफेस से 640 किलोमीटर्स तक हमारी इसकी हाइट जाती है। और इसको हम एप्लेटन, ठीक है, जो हमारी ये लेयर है 300 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, इसको हम एप्लेटन या फिर बार्नेट लेयर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ ध्यान देने की है, जो हमारे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जितने भी देखिए जो हमारी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी होती है, चाहे वो बादल बन रहे हैं, बिजली कड़क रही है, हवाएं चल रही हैं, ठीक है, वो सब हमारा कहाँ तक सीमित है? ट्रोपोस्फेयर तक, ठीक है। उसके ऊपर हमारा ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर हैं वो हमारे मैक्सिमम कंसंट्रेशन में है ट्रोपोस्फेयर में, कम होते जाते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है। जो सन है, सूरज हमको सुबह उठते हैं तो वो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या है? सबसे ज़्यादा, तो रेड कलर सबसे ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल करता है। बाकी जितने भी वॉयलेट इंडिगो वगैरह हैं वो सब फेड हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारी अर्थ क्या है? गोल। तो सूर्य जब उगता है ऊपर से, तो इसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ पर किसी बंदे को देखने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, जो रेड कलर है वो तो पहुँच जाता है, पर जो बाकी कलर हैं वो धीरे धीरे बीच में फेड हो जाते हैं, इसलिए हमको सनराइज या सनसेट पे सन जो है रेड कलर का दिखता है। उसके बाद जैसे जैसे सन ऊपर जाता है तो हमको स्काई कैसा दिखता है? ब्लू कलर का। वो किस वजह से? स्कैटरिंग। ओके, ये चीज़ याद रखना, स्कैटरिंग की वजह से हमको स्काई जो है ब्लू कलर का दिखता है, ना कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। और ये स्कैटरिंग किसकी वजह से होती है? ब्लू कलर किसकी वजह से आता है? क्योंकि यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स की वजह से और डस्ट पार्टिकल की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उनकी वजह से हमको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। जितनी भी लाइटनिंग होती है आपके, जितने भी थंडरबोल्ट होते हैं, वो सब आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर बनते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ हाई क्लाउड्स, ठीक है, जो हमारे नॉक्टिल नेक्टर्नल क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट नॉक्टर्नल क्लाउड्स हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में बनते हैं और पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स मेसोस्फेयर में। उसके बाद देखिए जब जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो हमारी आयोनोस्फेयर है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, वो हमारे होती है ऑरोरा लाइटनिंग, ठीक है। तो ये हमारी लाइटनिंग जो है 60 टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स पर होती है, इक्वेटर पर ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ऑरोरा एक स्पेशल तरह की एटमॉस्फेयर में लाइट दिखाई देती है, और ये रिपल्स की फॉर्म में ऐसे चलते हुए जाती हैं। ये दिखाई क्यों देती हैं? क्योंकि सन से जो हमारी वेव्स आती हैं वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक सिस्टम को, ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक सिस्टम है अर्थ का, मैग्नेटिक लेयर्स, उसको अफेक्ट करती हैं, और वो रेज हमारे इससे रिफ्रैक्ट जब इंटरेक्ट करती हैं तो वो चार्ज पार्टिकल्स पैदा करती हैं, और जो हमारा मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स के चारों तरफ वो स्पार्कल करती हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं ऑरोरा। नॉर्थ पोल में हम कहते हैं बोरियालिस, और साउथ पोल में हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो ऑरोरा, बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस हमको मैग्नेटिक पोल के चारों तरफ हमको दिखती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। अब लास्ट हमारी दिखती है एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो एग्जोस्फेयर हमारे लास्ट लेयर है जिसमें हमारे हायर सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जो हमारी आयनोस्फेयर है इसमें हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारी इसी लेयर पे फ्लाई करती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका किस में पाया जाता है? वो हमारा आयनोस्फेयर में होता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और
स्मॉल ऑर्बिट सैटेलाइट्स हमारी आयनोस्फेयर में मिलती हैं। उसके बाद देखिए एग्जोस्फेयर में हमारा क्या है, इसकी लिमिट हमारी कहाँ तक जाती है, 1000 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर तक है हमारा एग्जोस्फेयर। इसमें हमारी मिलती हैं बेसिकली पोलर सैटेलाइट, स्कोप और IRS, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह जितने भी हमारे होती हैं वो एग्जोस्फेयर तक मिलती हैं। और एग्जोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। बट एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते और एक दूसरे के पास हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, ठीक है। मान लीजिए एक या पार्टिकल चार्ज हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर इस लेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सन से हमारी डायरेक्ट गामा और एक्सरेज यहाँ पर इंटरेक्ट कर रही हैं इन पार्टिकल से। पर अगर आप यहाँ पर एग्जॉस्फेयर में पहुँच जाओगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपका पसीना नहीं आएगा, क्योंकि इन पार्टिकल से आपके पास हीट ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगी, चाहे इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद चलिए 1000 किलोमीटर के ऊपर जैसे हम जाते हैं तो हमारी एक लिमिट आती है 35,786 किलोमीटर। ये लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट का हमारा रास्ता। तो जितने भी हमारे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो अर्थ के साथ साथ घूमेंगी, ठीक है, अर्थ के स्पिन के साथ साथ एक ही पोजीशन पे रह के घूमेंगी, वो हमारी होती हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, किसी एक पोजीशन पे फोकस करने के लिए। और उनका डिस्टेंस यानी उनकी हाइट जो है, अर्थ से उनका ऑल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, 35,786 किलोमीटर्स, ओके। उसके बाद चलिए देखते हैं, जैसे जैसे हम इसके ऊपर आ जाते हैं तो ये हमारा लास्ट फेज है और दिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी फेज और ऑर्बिट। इसके बाद हमारी ग्रेविटी जो है दैट इज़ 98% वीक, ओके। तो उसके बाद हमारा 60,000 किलोमीटर तक हमारा ग्रेविटेशन फील्ड जो है 98% तक काम करता है। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ग्रेविटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। एंड चाहे वो कोई भी सैटेलाइट ट्रैवल कर रही हो, वो हमेशा फ्री फॉल करती है, पर अर्थ पे वो इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वो अर्थ के सेंट्रीपिटल फोर्स को कैंसल आउट कर देती है। वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है कि वो अर्थ के सेंट्रीपिटल फोर्स को, जो फोर्स उसको काट रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, इसीलिए वो अर्थ पे फॉल नहीं करती, वो अपने पाथ पे सीधे चलती जाती है। बट कभी भी हमारी ग्रेविटी चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं वो ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी 60,000 किलोमीटर के बाद हमारा स्पेस शुरू हो जाता है। फिर हमारा सन तक अप्रोच करते करते सेलेशियल स्फीयर आता है, फिर अर्थ सन की जो आउटरमोस्ट लेयर है दैट इज क्रोमोस्फेयर, उसके नीचे हमारी फोटोस्फेयर, और फिर सन की लेयर्स हमारी शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेयर। एक चीज़ इसमें वन एलन रेडिएशन बेल्ट है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटोस्फीयर। और इस वन एलन रेडिएशन बेल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो भी हमारी सनरेज आती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ हमारी एक बेल्ट होती है, वन एलन बेल्ट, ये हमको सन की हार्मफुल रेज से बचाती हैं। जितना भी हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये उसको ख़राब होने से बचाती हैं और सन की हार्मफुल रेज से हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, सन की मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट करती है तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बचाती है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।